गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जांग चैंग अपना मुंह लटका के उन स्क्रिप्चर्स को घूर रहा था और उन्हें घूरते घूरते या फिर उन किताबों के पीछे से लैंसी चैंग को झांकते झांकते कब जांग चैंग की नींद लग जाती है उसे मालूम नहीं चलता और वह टेबल पे ही हेड डाउन करके सो जाता है। और उसके सोने के बाद लैंसी चैंग धीरे से अपनी पलकें उठा के देखते हैं क्या पक्का जांग चैंग सो गया है या नहीं। और उसके सो जाने का कंफर्म होने के बाद वो अपने पास से वो बुक साइड में रखते हैं, अपने हाथ से पेन दूर करते हैं और अब जांग चैंग को देखने लगते हैं। वो बहुत टाइम से जांग चैंग को घूर रहे थे और अब धीरे धीरे उनकी उंगलियां जांग चैंग के पूरे फेस पे घूम रही थी और उसकी आईलैशेस के साथ खेल रही थी। इस काम में लैंसी चैंग को बहुत मज़ा आ रहा था। लैंसी चैंग अब जांग चैंग को घूरने लगता है और अब कहते हैं कि बेवकूफ़, जब देखो जब एक ही बात कहते रहता है कि मुझसे प्यार करता है। अब तो पूरे गूसो क्लैन को मालूम चल चुका है कि ये मुझसे प्यार करता है। इसके सिवा अगर मैं किसी को ढूंढने भी जाऊँ तो कोई भी मुझसे शादी ना करे। तभी जांग चैंग कहता है कि ढूंढने जाना ही काहे को है, मैं हूँ ना, मुझसे शादी कर लो। लैंसी चैंग डर जाते हैं और कहते हैं चौंकते हुए कि तुम अब तक सोए नहीं थे। जांग चैंग कहता है कि मैं वो मौका कैसे छोड़ सकता हूँ कि जब तुम मुझे चुपचाप से घूर रहे हो। लैंसी चैंग कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो वो तुम्हारे फेस पे से आए हुए बाल हटा रहा था। जांग चैंग कहता है कि अच्छे से हटाओ, कहीं कुछ बाल छूट ना गए हों। ऐसा कहते हुए वो अपने फेस के ऊपर ढेर सारे बाल आगे लगा देता है। लैंसी चैंग उसके बाल साइड करते हैं और हल्का सा हंसते हुए कहते हैं कि तुम कितने क्यूट हो, बिल्कुल एक बेबी की तरह। जांग चैंग कहता है और हमारे बेबी इससे भी ज़्यादा क्यूट होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। लैंसी चैंग कहते हैं कि तुम प्लीज़ मुँह बंद कर लो, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। जांग चैंग कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सिर्फ वही होगा जो वेडिंग नाइट में मैं चाहूँगा। और ये कह के जांग चैंग उसके और भी पास जाने लगता है। लैंसी चैंग पीछे हटते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो। जांग चैंग कुछ कहता उससे पहले लैंसी चैंग कहता है कि मुझे याद आया कि हम लोग बेहोशियन और लैनवांग जी के रूम में और वो लोग जाग जाएंगे तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे और वो लोग हो सकता है अभी हमें देख रहे हो। कहते हुए वो लोग जब बेड की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बेहोशियन और वांग जी तो एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे थे। वो लोग देखते हैं कि अचानक से बेहोशियन की बॉडी हवा में फ्लोट करने लग गई है और बेहोशियन की बॉडी के चारों तरफ ब्लू और आके कलेक्ट होने लग गया है और पता नहीं वो ब्लू और बेहोशियन को इस तरीके से क्यों कवर कर रहा है। यहाँ पे बेहोशियन एक अपने अलग ही ड्रीम में पहुंचा हुआ था जहाँ पे उसने जो नॉवल पढ़ा था वो नॉवल उसकी आंखों के सामने चल रहा था कि किस तरीके से लैनवांग जी और बेहोशियन की मैरिज हुई। कि वेडिंग एक अरेंज मैरिज थी बट इसमें भी वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और लैनवांग जी हमेशा बेहोशियन को कंसोल करता था क्योंकि बेहोशियन हमेशा अपने मदर के टॉर्चर्स को सहता था। भले वो क्राउन प्रिंस था और चाहता तो अपने मदर के इन सभी अब्यूजिंग वर्ड्स और इतने ज़्यादा कर्ज देने के तरीक़ों को वो बता सकता था या फिर उनसे दूर जा सकता था और चाहे तो उनको इसके ऊपर बैकफायर यानी कि वापस से अटैक भी कर सकता था। बट बेहोशियन ऐसा कुछ नहीं करता था, बस वो चुपचाप सहता था और अपने मन में सिर्फ यही सवाल खुद से बार बार पूछता था क्या उसको ये हक नहीं है कि वो अपनी माँ का प्यार पा सके। क्या उसने ऐसी क्या गलती कर दी है जो उसकी मदर उससे प्यार नहीं करती। इसमें वुइंग की तो कोई गलती नहीं कि वो मैडम यू का बेटा नहीं है, ना इसमें बेहोशियन की ये गलती है कि वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। अगर ये टैलेंट होना ही उसकी गलती है तो अपने वो सारे टैलेंट अपनी मस्तियों के पीछे छुपा सकता है, अपनी नॉटीनेस के पीछे लोगों को ये नहीं देखने देगा कि वो कितना टैलेंटेड है। बेहोशियन इतना नॉटी हमेशा इसलिए बन कर रहता है कि लोग हमेशा उसे पनिशमेंट में ध्यान दें और कभी उसका टैलेंट देख ही ना पाए। बेहोशियन से मैडम यू की नज़रों में उनका वो बेटा बनना चाहता था जो मैडम यू हमेशा से सोचती थी या फिर जिस बच्चे को वो प्यार देना चाहे। बट मैडम यू हर बार किसी न किसी काम में बेहोशियन की गलती निकाल के उसके ऊपर कर्ज और असैसिन्स को भेजते ही रहती हैं। बेहोशियन आगे देखता है कि वुइंग की जब मैरिज हुई थी उस दिन उस रात को वेडिंग नाइट को भी बेहोशियन को पॉइजन दिया गया था जिसके कारण बेहोशियन अपने रूम से डोर लॉक करके जैसे ही कुछ कदम आगे चलता है वो लैनवांग जी के पास बेड तक पहुँचने से पहले ही रास्ते के बीच में गिर पड़ता है और उसके मुँह से ब्लड आने लगता है। बेहोशियन वो सारा सीन ऐसा देख रहा था कि वो सब कुछ एक टीवी सीरियल में खड़ा चल रहा होगा या फिर वो उस प्लेस पे खड़ा है, मौजूद है और वो सब कुछ देख रहा है। और बेहोशियन को भी वही पेन महसूस हो रहा था जो उस समय वुइंग को महसूस हो रहा था। वुइंग को नीचे ज़मीन पे घुटनों के बल आया देख जल्दी से उसके पास भागते हुए आता है और अपना वेल जल्दी से अपने ऊपर से हटा देता है।
वैसे तो ये एक रिचुअल है कि हमेशा ग्रूम ही ब्राइड का वेल हटाता है, बट इस समय यहाँ पे रिचुअल से ज़्यादा वुइंग की जान ज़रूरी थी और ये फालतू के रिचुअल्स तो बाद में भी होते रहेंगे। लैनवांग जी वुइंग को चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि वुइंग की बॉडी में पहले से ही एक पॉइजन था और अब एक और पॉइजन है। वहाँ पर लैनवांग जी हीलर्स को बुलाने की बात करता है, बट वुइंग उसे रूम से बाहर निकलने को मना कर देता है कि ये अच्छा नहीं लगता कि अभी वेडिंग चैम्बर्स के अंदर से ब्राइड बाहर जाए और पता नहीं मैडम यू का इसके खिलाफ अब क्या प्लान होगा, क्योंकि मुझे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी प्राइड की पड़ी हुई है और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वेओशान कहता है कि तुम चिंता मत करो और वहाँ पे वो एक सीक्रेट डोर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ से तुम हीलर को बुला ले आओ। यहाँ से एक डोर है जो सीधे हीलर के रूम में खुलता है। लैनवांग जी उस डोर को ओपन करता है। वहाँ पे वेंचिंग और वेनिंग थे जो शायद दवाई पहले से तैयार कर रखा था। क्या उन्हें मालूम था कि वेनिंग को पॉइजन देने वाले हैं? बट लैनवांग जी इस समय ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछता है और वेनिंग और वेंचिंग को लेकर अपने रूम में आता है, जहाँ पे वेंचिंग जल्दी से आके ओशन को ट्रीट करती है। ओशन की बॉडी पे जितने वॉर्स थे उन्हें भी ट्रीट करती है, क्योंकि वेओशान अभी कुछ टाइम पहले ही वॉर से आया था और वॉर के आने के बाद ही उसकी मैरिज करवा दी गई और उसको जितने घाव लगे थे अब तक तो वो पूरे हील भी नहीं हुए थे। लैनवांग जी ये सच नहीं जानता था, क्योंकि हमेशा वे क्लैन की सिर्फ यही बातें मशहूर थी कि वेओशान बहुत अच्छा फाइटर है और वो वॉर में आज तक कभी नहीं हारा, बट बाहर कभी ये बात पहुँची ही नहीं कि उसको वॉर में जीतने का ये इनाम मिलता है, या फिर ये इनाम मिलता है कि उसको इतनी ज़्यादा चोटें लगती हैं कि जहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं होता। ये महल इतना बड़ा है कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक ये खबर ही नहीं पहुँचती कि कोई इंसान की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खतरे में है। इस रूम के बाहर ये बात तक नहीं पहुँची है कि वेओशान को पॉइजन दिया गया है और उनके क्राउन प्रिंस की जान खतरे में है। लिंगम वेओशान पर चिल्लाने लगता है कि तेरे को बस यही काम बचा है कि हम तेरे बैंडेजेस करते रहे, अभी पुराने घाव भरे नहीं थे और अब नए घाव आ गए। वेओशान कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ और वॉरियर की तो पहचान ही उसके घाव होते हैं। वेंचिंग उसके घाव पे थोड़ा सा जोर से मेडिसिन लगा देती है जिससे वेओशान आउच करके चिल्ला देता है। लैनवांग जी उसके बाद जल्दी से आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि उसे ज़्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा। वेंचिंग कहती है अगर पेन हो रहा होगा तभी आउच कहेगा ना, मेन मतलब है वो आउच क्यों कहेगा। वेओशान उसके बाल पकड़ के खींच देता है और उसके सर पे एक हल्की सी हिट करता है और कहता है कि तुझे नहीं लगता कि तुझे वाइफ और हस्बैंड के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वेंचिंग कहती है कि हाँ हाँ जा रही हूँ, ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। और वेओशान के बैंडेजेस करके अब उस सीक्रेट रूम से चली जाती है और डोर लॉक कर देती है और वहाँ से चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करना और ज़्यादा मेहनत मत करना वरना तेरे बॉन्ड्स खुल जाएंगे। वेओशान कहता है कि चुप हो जा तू बेशरम। वहाँ पर लैनवांग जी ये सारी बातें सुन रहा था और उसके कान हल्के से पिंक हो रहे थे और उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वेओशान अब आगे देखता है कि ये टाइम ऐसे ही पास होने लगता है। वेओशान के बॉन्ड ठीक होने के साथ साथ वेओशान और लैनवांग जी का रिश्ता भी ठीक हो रहा था, जहाँ पे वुइंग और लैनवांग जी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ चुका था। यहाँ पे मैडम यू कई कोशिशें करती हैं कि वुइंग और लैनवांग जी को अलग कर सकें, बट उनकी सारी कोशिशें अपोजिट हो जाती थी और यहाँ पे वुइंग और लैनवांग जी एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा ही गहरे पड़ चुके थे। यहाँ पे मैडम यू को अब ये डर लगने लगा था कि कहीं लैनवांग जी प्रेग्नेंट ना हो जाए और इस क्लैन को एक नया हायर ना दे दे, इसलिए वो वुइंग को मारना चाहती थी, क्योंकि वो लैंड क्लैन से पंगे नहीं ले सकती और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि लैंड क्लैन उन पर हमला कर दे, क्योंकि उनका गुस्सू का सेकंड जेड को उन्होंने मारने की कोशिश करी या फिर पॉइजन देने की। और लैनवांग जी वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके क्लैन से पहले तो वही उसको मार डालेगा जो उसके ऊपर हमला करने आया है। और यहाँ पे अब वेओशान देखता है कि एक जगह पे चारों तरफ बहुत खूबसूरत लोटस है और वहाँ पे वो फ्लावर्स हैं जो लाइटिंग की तरह चमक रहे हैं और वहाँ पे लैनवांग जी ने वेओशान को हक करके रखा हुआ है और लैनवांग जी वेओशान से कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वुइंग भी यही शब्द लैनवांग जी से कहता है और उस समय वुइंग का हार्ट बहुत ज़्यादा ही खुश था और हैप्पीनेस से भरा हुआ था। वो हैप्पीनेस, वो खुशी वेओशान को भी फील हो रही थी और अनजाने में ही सही उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, इतनी खूबसूरत स्माइल जो सच्चे प्यार के मिलने के बाद ही आ सकती है। फिर उनके रूम में भी रोमांस कुछ कम नहीं था कि जहाँ पे वुइंग अपने इनर रोब्स को उतार रहा था और लैनवांग जी ने उसे बैक हक करके रखा हुआ था और वो कह रहा था कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। वुइंग कहता है कि वही जो हर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है,
लैनवांग जी शर्माते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपने रोब्स पहनो। और उसे वो रोब्स वापस पहनाने लगता है और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, आपको किंग ने बुलाया था। लैनवांग जी की ये बात सुन के वुइंग कहता है कि किंग हमें और थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, क्यों ना उससे पहले हम लोग। लैनवांग जी कहते हैं कि भाड़ में गए, कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, और निकलो इस रूम से। और ऐसा कहते हुए वुइंग को रूम से धक्का मार देता है। वुइंग अपने सारे रोब्स ठीक करता है और अब वहाँ से जाते चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी वाइफी, तो मेरा इंतज़ार करना, हम लोग बाकी का रात को कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर लैनवांग जी वो खोलता है और वहाँ से एक पिलो उड़ते हुए वेओशान के सर पे पड़ती है। वेओशान ये देख के हंसने लगता है और उस पिलो को हक कर लेता है और घूमते फिरते जा ही रहता है कि अचानक से तो सर्वेंट आ जाते हैं उसके सामने। वेओशान उस पिलो को अपने पीछे छुपा लेता है और ऐसा चलने लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन सर्वेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, बट उन सर्वेंट्स के जाने का वेओशान उस पिलो को उठाता है और अपने मैजिक से गायब कर देता है। लैनवांग जी डोर के पीछे खड़े होकर ऐसा कुछ देख रहा था, बट ये शायद एक हैप्पी ड्रीम की तरह था। जब वेओशान ये सारे मोमेंट्स देख के स्माइल कर ही रहा था और वो सच्चा प्यार इसी को समझ रहा था, तब अचानक से उसके आंखों के सामने वो मंजर आने लगता है कि जब मैडम यू ने वेओशान को कर्ज दिया था, वेओशान कर्ज के कारण एक बच्चे की बॉडी में आ गया और 2 हफ्ते तक वेओशान को होश भी नहीं आया था कि वो कौन है और कहाँ है। और जब उसे होश आया तो वो वेओशान के रूप में था, वो वुइंग नहीं, वो वेओशान था। वेओशान अब भी नहीं समझ पा रहा है कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि उसकी मदर ने जब उसे मारा था तो वो बिल्डिंग से गिरा था, ना ही कोई ऐसी जगह से जहाँ से वो इस वर्ल्ड में आ सके। वेओशान अपना साइंटिस्ट का दिमाग यूज़ करता है और सोचता है कि अगर ऐसे ही लोग पैरेलल वर्ल्ड में जाने लगते हैं तो इतने ज़्यादा साइंटिस्ट मेहनत ही नहीं करते, और इतनी ज़्यादा जो लैब्स खुली हुई हैं और जो नासा के लोग मेहनत कर रहे हैं वो तो फिर कबाड़ है। अगर ऐसे ही हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं तो क्या बात थी, इतने सारे साइंटिस्ट को पैदा होने की ज़रूरत ही क्या थी, और हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं फिर थी। वेओशान अपने ब्रेन में कुछ और खिचड़ी पकाता उससे पहले ही वो बहुत ज़ोर से धड़म से बेड में नीचे गिरता है, जिसके कारण उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वेओशान को एक हल्का सा वाइट से फॉग में एक पर्सन दिखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वो सारी यादें याद दिला दी हैं जो तुम्हें याद आना ज़रूरी था, तो मेरा काम ख़त्म हुआ और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। वेओशान तो अपनी आंखें खोलता है और उस वाइट फॉग पर्सन को गालियाँ देने लगता है कि पहले तो किसी की बॉडी बिना पूछे उससे पॉजेस कर ली, और एक घटिया घोस्ट कौन था जो इंसान को नॉर्मली नीचे पिलो पे रखना नहीं सिखाया, इसको घोस्ट कौन ने बताया, और इसे घोस्ट की डिग्री कौन ने दी, पहले मेरे को ये बताओ। वेओशान के अंदर से अभी अपना मॉडर्न लुक गया नहीं था, यहाँ पर घोस्ट को डिग्री कौन देता है, ये वेओशान को शायद अब तक किसी ने बताया नहीं कि घोस्ट के पास कोई डिग्री नहीं होती है। और यहाँ पे वेओशान उस वाइट फॉग वाले पर्सन को घोस्ट समझ के गालियों पे गालियाँ दिया जा रहा था, और वो जो वाइट फॉग पर्सन था वो खुद ही सोच रहा था कि मैं एक इमॉर्टल हूँ, कोई घोस्ट वोस्ट नहीं। अगर कुछ कंपेयर करना ही था तो कोई ढंग की चीज़ से कर सकते थे। उफ, ये मॉडर्न पीपल्स, इनके पास दिमाग होता ही नहीं है, हम कल्टिवेटर्स की तो इनके सामने कोई इज्जत ही नहीं है। कहते हुए वो वाइट फॉग पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है। वेओशान कहता ही रह जाता है कि अगर मेरी बात तो सुनते जा, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रैंची चैन और जैंग चैन वेओशान के पास जाते हैं और कहते हैं कि वुइंग, क्या तुम ठीक हो, तुम किसे मारने की बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर फिर से किसी ने अटैक किया, या फिर तुम्हें अपने कर्ज से रिलेटेड कुछ बातें याद आई। वेओशान अपना सर पकड़ लेता है, बस ये लोग घुमा फिरा के इस कर्ज के ऊपर ही आ गए। अरे मन में कहता है कि अरे जिसको कर्ज दिया है जाके उससे पूछो, मैं तुम्हारे मेन लीड वुइंग को ढूंढ दूंगा, मेरा नाम वेओशान है और मुझे वुइंग वुइंग कहना बंद करो, वरना मैं खुद ही भूल जाऊंगा कि मेरा नाम क्या है। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।